गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी में अगले टॉपिक के लिए मैं हाजिर हूँ सुनील खोत। आपके लिए आज के इस वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा वह अपना अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी के दो बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियों की बात हमने पहले कर ली है। इसलिए आज दोस्तों हम बात करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। देखिए, इससे पहले की जो वीडियो थे उसमें हमने बंगाल की खाड़ी में किसी अन्य नदियों के द्वारा जल पहुंच जाने, यानी कहने का अर्थ यह है कि उन नदियों का जल अंत में कहां पहुंच जाता है, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। चंबल की सहायक नदियां, बनास और बनास की सहायक नदियां। उस वीडियो में आप देख लें, तमाम जितनी नदियां आपको पढ़ाई गई हैं उन सभी नदियों का अंत में जल कहां जाता है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। आज हम उसके दूसरे अपवाह तंत्र, जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उसका दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में। और अपवाह तंत्र में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी अगर एक महीने में 5 एग्जाम लगती हैं राजस्थान में, तो उसमें से किसी 2 एग्जाम में उस नदी पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उसी नदी के बारे में, और उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी। पहले मैं आपको उसे थोड़ा राजस्थान के मानचित्र में दिखा देता हूं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद एक अलग से डायग्राम बनाएंगे, उसमें उसकी सहायक जो नदियां हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बारे में कौन कौन सी खास बातें उनके संबंध में हम बातें करेंगे। तो पहले मैं आपको राजस्थान के मानचित्र में कि वो कौन से हिस्से में बहती है उसकी हम बात करेंगे। ये बनाना सीख लें आप, राजस्थान का मानचित्र तो आप बनाना सीख लें, क्योंकि जब जब आप अपनी रफ कॉपी में मेरे साथ साथ आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, और जब तक आप उसे इसके अलावा भी अगर बना कर याद नहीं करेंगे, तब तक याद नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को 2 बार देखने के बाद अपनी रफ कॉपी में एक बार बिना देखे बनाएं, और दूसरी बार फिर बिना देखे बनाएं। उसके बाद आपको कभी बनाने की आवश्यकता नहीं है, याद रह जाएगा। माही नदी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम का मतलब ये है कि भाई इस माही नदी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, जैसे किसी बच्चे का हमारा घर में नाम कुछ और होता है, दोस्तों में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और होता है, कॉलेज में कुछ और नाम होते हैं, अपने अपने नाम। ठीक उसी प्रकार से माही नदी के जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के आधार पर नदी का नाम क्षेत्र के आधार पर रख दिया, जिस प्रदेश से होकर बह रही है उसके आधार पर रख दिया, कोई खास बात थी उसके आधार पर रख दिया। तो इसलिए हम बात करेंगे इसके उपनाम। जैसे माही नदी को कहा जाता है कांठल की गंगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 33वां जिला प्रतापगढ़ जो है, इस भूमि को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, कांठल से के नाम से जाना जाता था, और उसी भूभाग से होकर बहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं। दूसरा नाम, इस नदी को दोस्तों वागड़ की गंगा भी कहते हैं। वागड़ की गंगा।
वागड़ की गंगा, मतलब ये इधर वाला क्षेत्र तो कांठल का प्रदेश था, ठीक है। इसी से लगता हुआ यह क्षेत्र क्या कहलाता है, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की कुछ भूमि को क्या कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है, और उसी भूभाग से होकर बहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़ क्या है, तो राजस्थानी, इधर से लगने वाली सीमा गुजरात की है, तो राजस्थानी और गुजराती जो है इसकी मिश्रित बोली को वागड़ी कहा जाता है। यहाँ के लोग वागड़ी बोली बोलते हैं, इसी के आधार पर इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया, वागड़, और इसी प्रदेश में बहने वाली नदी जिसको क्या कह दिया है, वागड़ की गंगा कह दिया है। दोस्तों इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कि निम्न में से कौन सी नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की जीवन रेखा कहते हैं, तो वह नदी कौन सी है, माही। आपने बहुत बार सुना होगा कि राजस्थान में जनजातियां जो हैं वो लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इन भूभागों में आदिवासी लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये पिछड़ी जातियां थी, ठीक है, और यहाँ पर माही नदी आने और माही पर बांध के बन जाने, उनसे सिंचाई उपलब्ध होने, इन सभी तरह की सुविधाएं हो जाने के कारण माही नदी को ही हम दक्षिणी राजस्थान की इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, की निम्न में से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी किसे कहते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा जो कहते हैं वो किस नदी को कहते हैं, माही को। स्वर्ण रेखा इसलिए कहते हैं कि दक्षिण का यह पिछड़ा क्षेत्र था, आदिवासी का क्षेत्र था, और इस भूभाग में माही नदी के आने, उस पर बनने वाले बांधों से नहरें निकालने, सिंचाई होने और विद्युत के पैदा होने से यहाँ खुशहाली आई है, उन्नति आई है, इसलिए इसे किसकी उपमा दे दी गई है, स्वर्ण रेखा की उपमा दे दी गई है। और आदिवासियों की गंगा इसे कहा जाता है कि वह भारत की पवित्र जो गंगा नदी है, जो अपनी पवित्रता और धार्मिक कार्यों में प्रसिद्धि रखती है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थान में माही जो नदी है, ये आदिवासियों के लिए भी कि धार्मिक महत्व की बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, इसके उपनामों के बाद हम बात करते हैं उद्गम की, कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन से राज्य से होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य से होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम क्या है, धार। कौन सा है, धार। और धार जो है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अममोरू। क्या नाम है, अममोरू। और अममोरू में एक झील बनी है जिसका नाम क्या है, मेहद झील। और मेहद झील से उद्गम होता है कौन सी नदी का, माही नदी का। तो देखिए इधर हम इससे राजस्थान के मानचित्र के अनुसार बात करें तो इधर जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश की है, इधर जो सीमा लगती है वो किसकी है, गुजरात की है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में कौन आता है, गुजरात आता है। तो इधर मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक झील बनी है जिसका नाम क्या है, मेहद झील। कहाँ बनी है, अममोरू। कौन से जिले में, धार जिले में। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। वहां से एक नदी का उद्गम हुआ, वह नदी भी चंबल की तरह उत्तर की ओर बही राजस्थान की ओर आती है। तो यहाँ राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है, तो माही नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, एक गांव है जिसका नाम है खांडू गांव। कौन सा गांव है, खांडू गांव। और ये कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा जिले में। खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। आगे आता है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा का जगह। वहां पर इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, एक बांध बना रखा है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। वहां से फिर ये आगे चलती है प्रतापगढ़ वाले भूभाग से,
उसके बाद ये किधर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर मुड़ती है, डूंगरपुर आती है और डूंगरपुर के बाद ये गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करती है और महिसागर के बाद ये गुजरात में जाती है। गुजरात में इस पर पंचमहल जिले में एक बांध बना है जिसका नाम है कडाना बांध, और कडाना बांध के बाद यह नदी कहाँ चली जाती है, यह नदी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, यह नदी खंबात की खाड़ी में चली जाती है। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा मैं कहाँ है ये। तो ये अंत में कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी। और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है, इसलिए हम बात कर रहे हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो देखिए आपको याद होगा एक ये आकृति जो आपके सामने बन रही है, ये आकृति बन रही है कि निम्न में से राजस्थान से होकर बहने वाली वह नदी जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे उल्टे यू के आकार में, उल्टे किसके आकार में, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है, तो वह नदी कौन सी है, माही। दक्षिण से आती है, वापस किधर मुड़ जाती है, वापस दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। लगभग कैसी आकृति बनती है, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू के आकार की बहती है। उस नदी का नाम क्या है, माही। उस नदी का नाम क्या है, माही नदी। उसके बाद दोस्तों आपने नाम सुना होगा, जब हम एक अगला वीडियो डालेंगे राजस्थान के आकार विस्तार के बारे में, उसमें देखना आप इधर से होकर एक रेखा गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा के लगभग क्या करती है, मध्य से गुजरती है, और उस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। शुरुआत की जो मेरी वीडियो थी उस वीडियो में हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा था। उस टाइम मैंने बताया था कि कर्क रेखा का कितना अक्षांश होता है, मकर का अक्षांश कितना होता है और विषुवत रेखा का अक्षांश कितना होता है। तो वीडियो देख लें एक बार, आप जरूर देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा जो राजस्थान के डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, तो यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान की वह नदी जो किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है या फिर उसको पार करती है, या फिर क्या करती है, पार। एक बार आते समय और एक बार वापस जाते समय। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है, तो वह नदी कौन सी है, माही। एक बार आते समय और एक बार जाते समय। ठीक है। इसके अलावा याद रखने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही। और जिसी तरह से आपने नाम सुना होगा एक और रेखा होती है जिसका नाम क्या होता है, मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो दोस्तों याद रखना मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। ये अफ्रीका से होकर बहती है, अफ्रीका में बहती है। तो लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है, तो वह नदी कौन सी है, वह नदी है लिम्पोपो नदी। और इसे घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। याद रख लेना कि निम्न में से कौन सी नदी को घड़ियाल नदी कहते हैं, तो लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी किस रेखा को काटती है, मकर रेखा को। किसको काटती है, मकर रेखा को। इसी तरह से अपना 0 डिग्री अक्षांश या फिर कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसको भी 2 बार पार करने वाली नदी, कि वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काट देती है, तो वह नदी कौन सी है दोस्तों, वह जो नदी है वह कौन सी है, वह कांगो नदी है। कौन सी नदी है, कांगो नदी, जो इसे क्या करती है, 2 बार पार करती है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लें, ध्यान रखना इस बात को कि वह कौन कौन सी नदियां हैं। क्या आपको पता है कि मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं? जब मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। और इसी तरह से हम बात करें
कि कर्क रेखा है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, मकर रेखा जो है वो लगभग कितने देशों को पार करती है, वो लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है जो कभी मैं आपको अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से वह नदी जो 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो इधर से मध्य प्रदेश से आई है, राजस्थान आई है और वापस कहाँ चली गई, गुजरात। इसी तरह से अपनी चंबल नदी थी दोस्तों, चंबल नदी भी कितने राज्यों से होकर बह रही थी, 3 राज्यों से। वो मध्य प्रदेश से आई, वो राजस्थान से होकर बही और वो अंत में कहाँ चली गई, उत्तर प्रदेश। इसी तरह से राजस्थान की वह नदी जो राजस्थान से होकर तो बहती है, लेकिन कितने राज्यों से होकर बह रही है, 3 से। तो वह भी कौन सी है, माही। तो याद रखना ये भी कितने राज्यों से होकर बह रही है, ये भी 3 राज्यों से होकर बह रही है। कितने राज्यों से होकर बह रही है, तो ये भी 3 राज्यों से होकर बह रही है। तो ये तो इस पर शुरुआत में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसका डायग्राम बनाकर कि और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और ये सभी कहाँ कहाँ कैसे किस तरह से प्रवाहित होती हैं। तो हम उसकी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने केवल दक्षिण में समझाने के लिए आपको यहाँ मैप बनाया था कि दक्षिणी राजस्थान की या आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, इसे क्यों कहा जाता है। ध्यान रखना इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। और यह नदी राजस्थान में कितनी बहती है, तो इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर। ये बांसवाड़ा में खांदू गांव में प्रवेश करने के बाद यह डूंगरपुर से जब गुजरात में प्रवेश करती है तो डूंगरपुर तक ये कितनी बहती है, तो कितनी बहती है, 171 किलोमीटर बहती है। चलो अब हम माही, उसकी सहायक नदियां और कौन कौन सी खास बातें हैं उनके बारे में हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण में। यहां पर हमने बात करी कि ये एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। क्या नाम है, मेहद झील। मेहद झील जो है वो कहाँ है, तो यह है अममोरू। कहाँ है, अममोरू। अममोरू कहाँ पड़ता है, तो अममोरू पड़ता है धार जिले में और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की मेहद झील से एक नदी निकलती हुई उत्तर पश्चिम की ओर यूं बहती है, राजस्थान की ओर आती है। तो राजस्थान का जिला मिलता है कौन सा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के कौन से जिले में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा का जो स्थान है वो कौन सा है, खांदू गांव। कौन सा गांव है, मान लीजिए यहाँ पर वो गांव है जिसका नाम क्या है, खांदू गांव। खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और उसके बाद में यह नदी आगे बांसवाड़ा में जाती है तो एक स्थान आता है जिसका नाम आता है बोरखेड़ा। क्या नाम आता है, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में जब ये जाती है तो इस पर एक बड़ी परियोजना बनी है और उसका नाम है माही बजाज सागर बांध परियोजना। देखिए माही नदी है, बजाज सागर बांध कहाँ बना है, तो ये बना है बोरखेड़ा के निकट। और जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यह पूछ जाता है कि माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में बना है, तो बांसवाड़ा में बना है। माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, तो यह कौन सी नदी पर बना है, तो दोस्तों यह बना हुआ है माही नदी पर। कौन सी नदी पर बना है, माही नदी पर। अब देखिए वैसे तो यहां वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहूंगा, सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे तब माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के बारे में आ भी जाएगा। वैसे अगर याद रखें तो माही बजाज माही नदी पर बना हुआ है और स्वतंत्रता सेनानी जमना लाल बजाज जो थे उन्हीं के नाम पर उनका नाम जोड़कर क्या कर दिया, माही बजाज सागर बांध 1 नवंबर 1983 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी शुरुआत में आधारशिला रखी गई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे जितनी भी जो 2 विद्युत इकाइयां लगी हैं, जितनी भी विद्युत पैदा होती है वो राजस्थान में। गुजरात का केवल जल में हिस्सा है, इससे गुजरात केवल क्या प्राप्त करता है, जल।
इसी के निकट एक कागदी पिकअप वेयर बांध बनाया गया है। तो उसकी बातें, हम तमाम जो बातें हैं वो एक अलग से वीडियो डालेंगे सिंचाई परियोजनाओं का, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वहां से जब ये नदी आगे चलती है तो कुछ प्रतापगढ़ वाले हिस्से से होकर, और उसके बाद ये जब आगे आती है तो देखिए यो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, वापस थोड़ी उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई किधर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। जब ये पश्चिम की ओर आती है तो दोस्तों इसके दाहिनी ओर से एक और नदी आकर इसमें मिलती है। इसके दाहिनी ओर से एक नदी और आती है और उस नदी का नाम है दोस्तों जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। ठीक है, जाखम नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। कहां से होता है? प्रतापगढ़। क्योंकि इधर देखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद इधर कौन है? इधर बांसवाड़ा से इधर प्रतापगढ़ ही है, उससे ऊपर कौन है? चित्तौड़गढ़ है। तो इधर कौन है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है छोटी सादड़ी। क्या नाम आता है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? जाखम नदी। जाखम नदी जब आगे प्रतापगढ़ में आती है तो इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ बना है? तो ये बना हुआ है प्रतापगढ़ में। कहाँ बना है? प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना वही बात कि जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कौन सी नदी पर है? तो जाखम नदी पर है। और दोस्तों इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। कितना ऊंचा है? 81 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। वहां से जब ये नदी आगे चलती है तो माही नदी में मिलने से पहले, माही नदी में मिलने से पहले इसके इधर से मतलब सामने से एक नदी और आ रही है। अपन इसको इस तरह से बना लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यूं आती है, ये आती है, तब इसमें एक नदी और आकर मिलती है। थोड़ी सी पहले, माही में मिलने के थोड़ी सी पहले एक नदी इधर से आती है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? उस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। सोम नदी का उद्गम होता है दोस्तों उदयपुर जिले से। कहां से होता है? उदयपुर जिले से। उदयपुर में आपने नाम सुना होगा ऋषभ देव। कौन सा स्थान है? ऋषभ देव। और ऋषभ देव जो जगह है उसी के पास पहाड़ियां हैं जिनको कहा जाता है बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां ऋषभ देव उदयपुर से एक नदी का उद्गम हुआ, नदी का नाम है सोम। सोम नदी आकर किसमें मिलती है? जाखम में। किसमें मिलती है? जाखम में। और फिर दोनों नदियों का जल जो है वो किसमें मिल जाता है? तो दोनों नदियों का जल माही नदी में मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, याद होगा आपको, जहां तीन नदियां आकर मिलती है तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है त्रिवेणी संगम। और बहुत महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है ये बिल्कुल आप एक गांठ बांध लें इस बात की कि ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है, निश्चित रूप से बहुत बार पूछा जाता है ये त्रिवेणी संगम। यहाँ कौन सी तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? तो यहाँ तीन नदियां हैं। नीचे से कौन है? माही आ रही है। माही के दाहिने किनारे से कौन आ रही है? जाखम आ रही है। कौन आ रही है? जाखम। और इधर से कौन आ रही है? सोम। सोम, माही, जाखम तीनों नदियां मिलती हैं। और मिलती हैं कहां पर? ये मिलती हैं डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में। जिला तो है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का स्थान है उसका नाम है वेणेश्वर स्थान। कौन सा स्थान आता है? वेणेश्वर। वेणेश्वर। और वहां पर एक गांव है जिसका नाम है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव है? नवा टापरा गांव। नवा टापरा गांव वेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम तीन नदियां मिलकर क्या बनाती हैं? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम है क्योंकि यहां पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को, कौन से समय? माघ का महीना होता है और तिथि होती है कौन सी? पूर्णिमा को एक बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है। मैंने पहले बता दिया, इस हिस्से में, दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में आदिवासी लोग रहते हैं, इसीलिए इसी मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहलाता है? यह है आदिवासियों का
कुंभ कहलाता है। इसके संबंध में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आदिवासियों का कुंभ मेले का आयोजन कब होता है, तो कब होता है, माघ पूर्णिमा को होता है। कहाँ होता है, तो सोम माही जाखम नदी के संगम पर होता है। इसी तरह से कहाँ होता है, तो डूंगरपुर, बेणेश्वर और नवा टापरा गांव में होता है। उसके बाद दोस्तों यह नदी आगे चलती है, डूंगरपुर में प्रवाहित होती है। डूंगरपुर के बाद महिसागर जो जिला आता है गुजरात का, वहाँ प्रवेश करती है। उसके बाद ये राजस्थान को छोड़ देती है और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में पंचमहल जिले में जाने के बाद इस नदी पर एक बांध बना है और उसका नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है, कडाना बांध। ये कडाना बांध कहाँ बना है, तो ये गुजरात में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है, तो ये दोस्तों माही नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना है, माही नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना, कडाना बांध में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। माही बजाज सागर में तो है, लेकिन कडाना बांध केवल और केवल गुजरात का है, इसमें राजस्थान का हिस्सा नहीं है। वहाँ से जब ये दोस्तों आती है तो अंत में ये कहाँ गिर जाती है, अंत में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। क्या आप जानते हैं कि खंबात की खाड़ी क्या है, तो जिस तरह से आप यूँ भारत की मानचित्र बनाते हैं और इसमें गुजरात के ये दो हिस्से आप दिखाते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ जो खाड़ी है इसको आप कहेंगे कच्छ की खाड़ी। क्या कहेंगे, कच्छ की खाड़ी। ये तो कच्छ की खाड़ी है और यहाँ ये जो खाड़ी है इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे खंबात की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खंबात की खाड़ी। तो माही नदी यूँ बहते हुए कहाँ आती है, खंबात की खाड़ी में आती है, जिसे किसी समय किम्बे की खाड़ी भी कहा जाता था। तो ये है वो खंबात की खाड़ी जहाँ गिरती है। कभी कभी क्या होता है, देखिए कच्छ की खाड़ी और खंबात खाड़ी ये दोनों अरब सागर के ही भाग है। ठीक है, कभी कभी विसर्जन अरब सागर का नाम नहीं देकर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों ऑप्शन दे देते हैं। दोनों ही ऑप्शन दे दिया आपके सामने कि निम्न में से कौन से स्थान पर माही नदी जल विसर्जन करती है, गिरती है। तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये कहाँ गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इस तरह इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपके सामने एक डायग्राम, हमने राजस्थान के मानचित्र में भी देखा है और ठीक उसी प्रकार से इस नदी को दोस्तों हमने एक डायग्राम के अनुसार भी देखा है। ध्यान रखना, सोम नदी जो है इस पर डूंगरपुर में ही एक सिंचाई परियोजना बनाई गई है जिसका नाम होता है सोम कमला अम्बा परियोजना। सोम कमला अम्बा परियोजना की सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ है, तो दोस्तों यह डूंगरपुर में है। ये कहाँ है, डूंगरपुर में है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। सोम नदी का इससे जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। देखिए उसके बाद में हम बात करें कि माही का अपवाह बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है, यानी माही बेसिन है वो कितने जिलों में फैला है, तो माही बेसिन राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला है, 5 जिलों में फैला हुआ है। जैसे बांसवाड़ा की बात करेंगे, प्रतापगढ़ की बात करेंगे और डूंगरपुर की। जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तो हो ही गया, उसके बाद में चौथा चित्तौड़गढ़ आता है और 5वां कौन आता है, उदयपुर आता है। तो इसका जो बेसिन है कि राजस्थान में माही बेसिन जो है ये कितने जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान में माही बेसिन 5 जिलों में फैला हुआ है और वो जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उसके बाद में डूंगरपुर और इधर से कौन आता है, उदयपुर। ये 5 जिलों में फैला हुआ है। मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से करने की कोशिश की है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैंने मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक बार पहले एक क्वेश्चन पूछा था एक वीडियो में, जिसका कल कमेंट भी आया था कि सर उसका आंसर आप हमें बताएं। जो मेरा अक्षांश और देशांतर का वीडियो पार्ट नंबर 3 था। कितने नंबर था, 3 नंबर था। उसमें मैंने दोस्तों पूछा था कि जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती हैं, जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, मकर रेखा पर होती हैं, तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें अधिकतम कहाँ तक पड़ेंगी, तो उसको ध्यान रखना। वह अधिकतम किरणें कहाँ तक पड़ेंगी, 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पड़ेंगी। कितने डिग्री, 43 डिग्री नॉर्थ, 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी, उसका एक कारण है कि जब 66.5 डिग्री पर जब 0 डिग्री अक्षांश पे सूर्य होता है तब उसकी अधिकतम किरणें उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक जाती हैं, 66.5 में। अब सूर्य 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है, तो 66.5 माइनस 23.5 करेंगे तो कितना आएगा, 43। तो अब किरणें कहाँ तक पड़ेंगी, 43 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पड़ेंगी।
नदियों से संबंधित और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं उनके आंसर फिर कभी अगले वीडियो में उनके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।